नमस्कार। उत्तर कोरिया में चुनाव, ये सुनते ही दिमाग में आता है कि नतीजा तो पहले से ही पता होगा, है ना? लेकिन आज हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि जो सतह पर दिखता है उसके नीचे असली कहानी क्या चल रही है। और नतीजा ये रहा, सत्ताधारी पार्टी की जीत पूरे 99.93% वोटों से। अब ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन जो कहानी ये बता रहा है वो शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर जीत पक्की ही है तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक नाटक है या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन चुनावों को अक्सर एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी ही क्यों माना जाता है, एक असली लोकतांत्रिक चुनाव क्यों नहीं? तो देखिए, सिस्टम बहुत सीधा साधा है। 15 मार्च को सुप्रीम पीपल्स असेंबली के लिए वोटिंग हुई। हर इलाके से सिर्फ एक ही कैंडिडेट, और वो भी पहले से अप्रूव्ड। वोटर्स के पास बस दो ही ऑप्शन होते हैं, हाँ बोलो या ना बोलो। और जाहिर है, ना बोलना एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है। तो असल में ये चुनाव वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की ताकत दिखाने का एक जरिया भर है। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ अलग हुआ। एक बहुत ही छोटी सी, मामूली से लगने वाली बात, पर जिसके मायने बहुत गहरे हो सकते हैं। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है। ये नंबर देखिए, सिर्फ 0.07%। ये वो ऑफिशियल आंकड़ा है उन लोगों का जिन्होंने सरकार के खिलाफ ना में वोट डाला। और यकीन मानिए, ये छोटा सा आंकड़ा ही इन चुनावों की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली खबर है। क्यों है ये हैरान करने वाला? क्योंकि ऐसा करीब 70 साल में पहली बार हुआ है। सोचिए, 1957 के बाद से ये पहला मौका है जब नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने खुद ये माना है कि हाँ, कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ भी वोट दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां सच में विरोध की आवाज उठ रही है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि ये एक बहुत सोची समझी चाल है, एक प्रोपेगेंडा। दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करना कि देखिए, हमारे यहां भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र है, जबकि हकीकत में सत्ता पर पकड़ उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। चलिए अब उस प्रोपेगेंडा से हटकर असली कहानी पर आते हैं। वो कहानी जो वोटों के गिनती के पर्दे के पीछे चल रही थी। और ये कहानी चुनाव की नहीं, बल्कि पावर में एक जबरदस्त बदलाव की है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जो नई असेंबली बनी है उसमें 70%, जी हाँ, 70% मेंबर्स एकदम नए हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक तरह का पॉलिटिकल भूकंप है। तो बाहर का रास्ता किसे दिखाया गया? पुराने जमे जमाए मिलिट्री ऑफिशियल्स और सीनियर पार्टी लीडर्स को। और उनकी जगह कौन आया? युवा, वफादार टेक्नोक्रेट्स और किम यो जोंग जैसे ताकतवर लोग। इसे एक जेनरेशनल शिफ्ट कहा जा रहा है, जिसका असली मकसद है किम जोंग उन के नए दौर के लिए जमीन तैयार करना। तो सवाल यह है कि ये नई टीम, ये नई सरकार करेगी क्या? इसका एक ही मकसद है, किम जोंग उन की नई और पहले से ज्यादा आक्रामक पॉलिसीज को लागू करना। और इन पॉलिसीज में सबसे बड़ा बदलाव है साउथ कोरिया को लेकर। देखिए, अब तक कागजों पर ही सही, लेकिन उनकी पॉलिसी रीयूनिफिकेशन यानी दोनों कोरिया को एक करने की थी। लेकिन अब उसे पूरी तरह से पलट दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत साउथ कोरिया अब एक अलग दुश्मन देश है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस कंप्लीट सेपरेशन की स्ट्रैटेजी के तहत क्या क्या हो रहा है? साउथ कोरिया से सारी बातचीत बंद। आपसी सहयोग के लिए जो भी एजेंसियां थीं, उन्हें खत्म किया जा रहा है। ट्रेड बंद। और तो और दोनों देशों को जोड़ने वाली सड़कें और रेलवे लाइंस तक हटाई जा रही हैं। मिलिट्री के मामले में भी तेवर और ज्यादा सख्त हो गए हैं। एक बयान तो ये तक आया है कि संविधान को बदला जाएगा ताकि अगर जंग छिड़ी तो साउथ कोरिया के पूरे इलाके पर कब्जा करने की इजाजत मिल सके। मतलब ये एक सीधी खुली चेतावनी है। तो अब सवाल उठता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर हो रहे इन बदलावों का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? और इसका असर सिर्फ कोरियन पेनिनसुला तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। सबसे पहले तो साउथ कोरिया और जापान की सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। अमेरिका के साथ टेंशन और बढ़ने का पूरा अंदेशा है। और हो सकता है कि इसकी वजह से एशिया पैसिफिक रीजन में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाए, जिसका असर ग्लोबल ट्रेड से लेकर दुनिया भर के रिश्तों पर पड़ना तय है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये चुनाव वोटों के बारे में तो थे ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव के लिए तैयार किया गया एक स्टेज था।
एक ऐसा बदलाव जो नॉर्थ कोरिया को एक ज्यादा आक्रामक और शायद ज्यादा खतरनाक नए दौर में ले जा रहा है। और यहीं पर आकर हम इस बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। क्या किम जोंग उन का ये नया दौर पूरी दुनिया के लिए एक नया और पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा साबित होगा? अगर आपको ये पूरी पड़ताल पसंद आई हो तो इस तरह के और भी एनालिसिस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।